Now, the simplex table is always started with this wala column, program. It's always started with the column program. इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल में जो सबसे पहले इसके अंदर हम वेरिएबल्स पुट इन करते हैं. ये जो वेरिएबल्स है ना, इन्हीं में से कुछ वेरिएबल हम यहाँ पर भी लिखते हैं. इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल में द बेसिक प्रोग्राम वेरिएबल्स विल बी द स्लैक एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल्स. हमें हर एक इन इक्वेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव वेरिएबल यहाँ पर लिखना है. फॉर कॉन्स्टेंट 1, फॉर कॉन्स्टेंट 2, फॉर 3, फॉर 4, जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं, हर एक से रिलेटेड जितने भी वेरिएबल्स हैं, हर एक का एक एक रिप्रेजेंटेटिव हमें यहाँ पर लिखना है. दैट रिप्रेजेंटेटिव इज ईदर स्लैक, अगर आपकी इनइक्वालिटी माइनस वाली लेस देन वाली थी, लेस देन इक्वल टू में आपने स्लैक इंट्रोड्यूस किया था जिसका कोएफिशिएंट +1 था, या तो हम वो स्लैक इंट्रोड्यूस या तो वो स्लैक होगा हमारा प्रोग्राम वेरिएबल, या फिर अगर इनइक्वालिटी ग्रेटर देन वाली थी, इसमें स्लैक नहीं है, इसमें सरप्लस है, लेकिन सरप्लस का कोएफिशिएंट -1 है, उससे हमारा काम नहीं चलेगा. हमें -1 नहीं चाहिए. -1 अगर यहाँ पर आ गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी. सो इंस्टेड ऑफ सरप्लस वेरिएबल हम सेकेंड वाले कांस्टेंट का आर्टिफिशियल लेंगे एज अ रिप्रेजेंटेटिव वेरिएबल. ये जो दोनों रिप्रेजेंटेटिव वेरिएबल्स होंगे, वील राइट देम इन प्रोग्राम फंक्शन. यहाँ पर आएगा पहले S1, उसके बाद A1. सो प्रोग्राम में वी ऐड द स्लैक वेरिएबल्स एंड द आर्टिफिशियल वेरिएबल्स. सरप्लस वेरिएबल इनिशियल टेबल का पार्ट नहीं बनता. इनिशियल टेबल में प्रोग्राम वेरिएबल सरप्लस वेरिएबल नहीं बनता. उसके आगे हम देखेंगे बन सकता है, पर फर्स्ट वाले टेबल में इट्स नॉट पॉसिबल. See the first step, A, below the table. Select slack variables as initial program for maximization objective. In case of minimization objective, slack and artificial variables constitute the program. Correction कर लो वहाँ पर. Select the slack variables as initial program. उसके आगे पूरा काट दो, वो फर्स्ट वाली लाइन में जो भी लिखा है. For maximization objective, in case of minimization objective. ये पूरा ही काट दो. Slack and artificial variables constitute the initial program. In fact, you can cut the entire first sentence. नहीं, first sentence. Second sentence रहने दो, slack and artificial से रहने दो, the second line. First line पूरी कट कर दो. So, irrespective of whatever is the objective, हम स्लैक और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को इनिशियल प्रोग्राम वेरिएबल की तरह कंसिडर करते हैं. फॉर्मिंग अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट, ये हम देखेंगे यूनिट मैट्रिक्स कैसे बनेगा. जब हम इधर डेटा फिल करेंगे, देन वील सी हाउ द यूनिट मैट्रिक्स इज फॉर्म्ड. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ यूनिट मैट्रिक्स? यूनिट मैट्रिक्स मतलब अ नॉर्मल मैट्रिक्स विथ 1 इन ईच रो और कॉलम. बाकी के सारे, एक रो में एक ही 1 होगा, बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे. वैसे ही एक कॉलम में भी एक ही 1 होगा और बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे. सो इट्स लाइक दिस. अगर 2 एलिमेंट्स का है और इफ इट इज फॉर 3, इट्स लाइक दिस. इसको हम यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं. एवरी रो एंड एवरी कॉलम विल हैव ओनली सिंगल 1. बाकी के सारे एलिमेंट 0 होंगे, कोई दूसरा एलिमेंट भी नहीं होगा. So we'll see how do these program variables form a unit matrix. यहाँ जब इंफॉर्मेशन हम फिल करेंगे तब हम देखेंगे प्रोग्राम वेरिएबल्स यूनिट मैट्रिक्स बनाते हैं. सेकेंड स्टेप इज टू फिल अप द प्रॉफिट और कॉस्ट वाला कॉलम. फिल अप द प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ द प्रोग्राम वेरिएबल्स एज पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ऑब्जेक्टिव वॉज मैक्सिमाइज दिस वन. मैक्सिमाइज है मतलब ये प्रॉफिट फिगर्स होने चाहिए. आप अभी तक इतनी बार एलपीपी फ्रेम कर चुके हो. यू नो व्हेनेवर देयर इज अ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, आप किस तरह से ऑब्जेक्टिव बनाते हो. सो इफ दिस इज से प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट एक्स के एक यूनिट पे अगर 4 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलता है तो वी राइट 4x.
प्रोडक्ट y के 1 यूनिट से अगर 5 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलता है, वी राइट 5y एंड वी वांट टू मैक्सिमाइज दिस। मतलब ये जो 4 और 5 है, दीज आर प्रॉफिट्स पर यूनिट। अगर यहीं पर मिनिमाइजेशन होता है तो दीज मस्ट बी द कॉस्ट पर यूनिट। प्रोडक्ट x के 1 यूनिट पे 4 रुपीज़ कॉस्ट लगता है, प्रोडक्ट y के 1 यूनिट पे 5 रुपीज़ कॉस्ट लगता है। देन वी से आवर ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज 4x प्लस 5y। तो ये जो कोएफिशिएंट्स है x और y के, ईदर दीज आर प्रॉफिट पर यूनिट और दीज आर कॉस्ट पर यूनिट, करेक्ट। हम इन्हीं कोएफिशिएंट्स को इस कॉलम में फिल करेंगे, प्रॉफिट और कॉस्ट। ये वाला जो कॉलम आएगा, इस कॉलम में हम फिल करते हैं कोएफिशिएंट्स इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। नॉट नेसेसरीली कि ये 4 और ये 5 ही आएगा यहाँ पर। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये जो भी कोएफिशिएंट्स दिख रहे हैं, हम ये समझ गए कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वेरिएबल्स के जो कोएफिशिएंट होते हैं, दे गिव अस ईदर प्रॉफिट पर यूनिट और कॉस्ट पर यूनिट, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट या कॉस्ट वाला कॉलम है, उसमें हमें कोएफिशिएंट्स फिल करने हैं फ्रॉम दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन। किसके कोएफिशिएंट? जो प्रोग्राम वेरिएबल्स हैं। फर्स्ट वाले टेबल में हमारे पास स्लैक और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं प्रोग्राम वेरिएबल्स में। आगे हम जब नेक्स्ट टेबल्स बनाएंगे, हमारे वेरिएबल्स चेंज होंगे, इनकी जगह x y दोनों यहाँ पर आएंगे। जब तक वो दोनों इधर नहीं आते, हमारा आंसर फाइनल आएगा नहीं। So we get our final answer only when both x and y will be over here. तो जो भी वेरिएबल्स यहाँ पर आते हैं, जो भी यहाँ प्रोग्राम वाले कॉलम में रहेंगे, उन वेरिएबल्स के रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो हमारे प्रॉफिट या कॉस्ट वाले कॉलम में आ जाते हैं। सो S1 का कोएफिशिएंट इज 0, ये 0 हो जाएगा। A1 का कोएफिशिएंट इज -m, तो ये -m हो जाएगा। आया समझ में? जो कोएफिशिएंट्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन में दिख रहे हैं ऑफ दीज प्रोग्राम वेरिएबल्स, वी पुट दोज कोएफिशिएंट्स इन द प्रॉफिट और कॉस्ट कॉलम। नेक्स्ट, फिल अप क्वांटिटी इज इक्वल टू RHS ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। अब क्वांटिटी हमें फिल करनी है। क्वांटिटी कैसे फिल करनी है? सो इट इज RHS ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। जो हमें कॉन्स्ट्रेंट्स दिए हुए हैं उनका RHS वो यहाँ पर आएगा। दोनों वेरिएबल्स एक एक कॉन्स्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट कॉन्स्टेंट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द सेकेंड कॉन्स्टेंट। ओके, फर्स्ट कॉन्स्टेंट का RHS इज 10 विल कम ओवर हियर। दिस इज द क्वांटिटी। सपोज अगर मान लो ये जो हमारा कॉन्स्टेंट है, दिस इज बेस्ड ऑन रिसोर्स एलोकेशन, से इट इज फॉर लेबर अवेलेबिलिटी। लेबर अवेलेबल है हमारे पास केवल 10 डेज का, like that if it is, or 10 hours का labor available है। Suppose if this inequation represents the labor availability, so 10 is the quantity of that availability। labor कितने घंटे available है वो quantity है 10। the RHS which is given in both the cases, it's nothing but the quantity। वो हम quantity के column में यहाँ पर put करेंगे। quantity of labor hours, it can be डिमांड की क्वांटिटी हो सकती है, कैपेसिटी की क्वांटिटी हो सकती है। से दिस इज अ कांस्टेंट ऑन कैपेसिटी। मैक्सिमम हम 8 यूनिट्स ही बना सकते हैं, या सॉरी मिनिमम इट इज़ ना, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला है। सो से दिस इज़ फॉर डिमांड। कम से कम 8 यूनिट्स तो हमें बनाने ही है, या कम से कम 8 आवर्स के जितना प्रोडक्शन तो हमें करना ही है, वॉट एवर इट इज़। So both of these RHS will be representing the quantity of something or the other। किसी ना किसी रिसोर्स की क्वांटिटी ही एक्सप्रेस कर रहे हैं। इन RHS को हम यहाँ पर क्वांटिटी के कॉलम में फिल करेंगे। पहले कॉन्स्टेंट का पहले रो में, दूसरे कॉन्स्टेंट का दूसरे रो में। ओके, जो यहाँ पर प्रोग्राम वेरिएबल्स आ रहे हैं उनके रिस्पेक्टिव इन इक्वेशन का RHS इधर आ जाएगा। नेक्स्ट, fourth step, fill up coefficients of various variables as per the constraints in the respective column। अब हम इन कॉलम्स पे आ रहे हैं, ये जो वेरिएबल्स वाले कॉलम है, इन कॉलम्स में हमें क्या फिल करना है? सो ओवर हियर वी हैव टू फिल अप द कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल द वेरिएबल्स इन डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स। क्वांटिटी से लेके वेरिएबल वाला जो पोर्शन है, इसमें हम कॉन्स्टेंट्स में से वैल्यूज पुट कर रहे हैं। यहाँ पर RHS में से, इनमें अब हम LHS की वैल्यू पुट करेंगे।
लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल्स के जो भी कोएफिशिएंट्स हमें दिख रहे हैं वो कोएफिशिएंट्स उस रिस्पेक्टिव वेरिएबल में आएगा. सो फर्स्ट रो इज फॉर द फर्स्ट कांस्टेंट. पहले कांस्टेंट में अगर हम देखें तो x का कोएफिशिएंट इज 1, यहाँ पर आ जाएगा 1. विल सी दिस ना, द इक्वेशन जो कन्वर्ट करने के बाद वाली इक्वेशन है उसमें से हम पुट कर रहे हैं. x का कोएफिशिएंट इज 1, y का कोएफिशिएंट इज 3, so we'll write 3 over here. S1 का coefficient is again 1. Coefficient of constant is different, coefficient of objective is different. S1 का coefficient constant में 1 है, objective में it is 0. यहाँ पर जब हमने objective वाला coefficient लिया ये 0 आया. अब हम constants के coefficients ले रहे हैं. constant का जो coefficient है वो है 1, so this will be 1. फर्स्ट वाले कांस्टेंट में S2 और A1 तो कहीं है ही नहीं. देयर आर नो वैल्यूज फॉर दिस S2 एंड A1, तो इन दोनों की जगह पर आ जाएगा 0. कोई वैल्यूज नहीं है मतलब उनका कोएफिशिएंट 0 होगा. ओके. सिमिलरली वी विल फिल द कोएफिशिएंट्स ऑफ द सेकेंड कांस्टेंट इन द सेकेंड रो. सेकेंड कांस्टेंट में देखें तो x का कोएफिशिएंट इज 9, तो हम x की जगह पर लिखेंगे 9. y का कोएफिशिएंट इज 2. S1 तो इसमें है ही नहीं है तो 0 आएगा. S2 का कोएफिशिएंट इज -1. A1 का कोएफिशिएंट इज 1. अब देखो यूनिट मैट्रिक्स बन रहा है कि नहीं. बोला था जो प्रोग्राम वेरिएबल्स हैं वो यूनिट मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं. प्रोग्राम वेरिएबल्स कौन से हैं? S1 और A1, मतलब ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम. सो जस्ट हाइड दिस वन. ये कॉलम हटा के सिर्फ इन दोनों कॉलम्स को देखो. इट इज़ अ यूनिट मैट्रिक्स. जो हमारे प्रोग्राम वेरिएबल्स हैं उनके कॉलम्स को अगर हम मिला के देखें तो ये यूनिट मैट्रिक्स है. ओके. अगर हमने A1 की जगह S2 ले लिया होता ना, आर्टिफिशियल वेरिएबल की जगह अगर हम सरप्लस वेरिएबल ले लेते एज अ इनिशियल प्रोग्राम वेरिएबल, यूनिट मैट्रिक्स ही नहीं बनता. क्यों नहीं बनता? अगर मान लो यहाँ पर A1 नहीं होता, इसकी जगह S2 होता. इन दोनों को देखो, यहाँ पर -1 है. यूनिट मैट्रिक्स में माइनस नहीं होता, इट्स ऑलवेज +1. यूनिट मैट्रिक्स बनना इज कंपल्सरी. अगर प्रोग्राम वेरिएबल्स यूनिट मैट्रिक्स नहीं बना रहे हैं तो आपके आगे के सारे स्टेप्स गलत हो जाएंगे, आप सोल्यूशन पे पहुंच ही नहीं पाओगे. दैट इज व्हाई इंस्टेड ऑफ यूजिंग द सरप्लस वेरिएबल वी रिसोर्टेड टू यूज आर्टिफिशियल वेरिएबल जो यूनिट मैट्रिक्स बना सकता है. यहाँ तक कोई डाउट? किसी भी स्टेप में कोई डाउट? नेक्स्ट, फिल अप दी जेड रो. पॉइंट ई, फिल अप दी जेड रो. नाउ व्हाट इज जेड रो? तो ऊपर देखो टेबल में, आफ्टर राइटिंग द वैल्यूज फॉर ऑल दी प्रोग्राम वेरिएबल्स, हमारे जितने भी स्लैक और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं सबके लिए जब हमने वैल्यूज यहाँ पर पुट इन कर दी, रो 1 आ गया, रो 2 आ गया. अगर मान लो 3-4 कोएफिशिएंट्स और होते तो हर एक कोएफिशिएंट के लिए एक रो यहाँ पर आ जाती. कांस्टेंट, सॉरी, 3-4 कांस्टेंट्स अगर और होते, एवरी कांस्टेंट विल हैव 1 रो. 2 ही कांस्टेंट थे तो 2 ही रो है, 4 होते तो 4 रोज आती. आफ्टर फिलिंग दिस इंफॉर्मेशन फॉर ऑल दी कांस्टेंट, इसके बाद हम बनाते हैं जेड रो. जेड वॉज अवर ऑब्जेक्टिव. जेड मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव. तो जेड रो में हम ऑब्जेक्टिव की इंफॉर्मेशन फिल करेंगे. हम यहाँ पर कोएफिशिएंट्स फिल कर रहे हैं ना, ये कोएफिशिएंट हमने फिल करे कांस्टेंट के. अब हम कोएफिशिएंट फिल करेंगे ऑब्जेक्टिव के, जेड रो. तो जेड वाली ऑब्जेक्टिव वाले फंक्शन में हमारे पास जितने कोएफिशिएंट्स हैं वो सब हम इधर पुट करेंगे. ऑब्जेक्टिव फंक्शन में देखें तो हमारे x का कोएफिशिएंट इज 4, y का कोएफिशिएंट इज 5, S1 इज 0, S2 इज 0, A1 इज -m. Okay, we have simply put in the
coefficients of each variable from the objective function x, y, s1, s2 and a1 सबके जो भी coefficients थे हमने इधर पुट कर दिए in the z row. Next will come c row, the computed row. When the word says computed, that means यहाँ पर कुछ calculation होगा. अभी तक हमने कहीं कोई calculation नहीं किया, सिर्फ उठा के हमने यहाँ पर information put करी है, constraints में से, objective में से सिर्फ put करा है. Now this is the computed row, मतलब यहाँ पर हमें कुछ calculation करके figures लिखने पड़ेंगे. What are the figures? तो देखो c की वैल्यू हमें दी है in point f. Compute c is equal to profit into coefficient of each variable. Profit into coefficient of each variable. इसका मतलब क्या? 0 into 1 plus minus m into 9. Summation of all of these. हर एक रो का आप प्रॉफिट इंटू कोएफिशिएंट करोगे, हर एक रो के लिए प्रॉफिट इंटू कोएफिशिएंट एंड देन यू विल कंबाइन देम ऑल. उन सब का आप सम कर दोगे. सो दिस विल बी, अगर हम x के लिए बात करें तो दिस विल बी 0 इंटू 1 प्लस माइनस m इंटू 9, मतलब माइनस 9m. ये तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू 1 माइनस m इंटू 9 विल बी माइनस 9m. ओके, देन कमिंग टू द सेकेंड कॉलम, अगर y की बात करें अगेन 0 इंटू 3 विल बी 0 प्लस माइनस m इंटू 2 विच विल बी माइनस 2m, माइनस 2m. नेक्स्ट 0 इंटू 1 विल बी 0 प्लस माइनस m इंटू 0, ये भी 0, सो दिस विल ऑल्सो बी 0. Then 0 into 0 0 plus minus m into minus 1 m, ये हो जाएगा plus m. 0 into 0 will be 0 plus minus m into 1, so this will be minus m. This is how we will find the computed row. Summation of profit into coefficient of the variable, profit into these coefficients. Okay, next is NER, net evaluation row. Compute NER, which is the net evaluation row, जिससे हम फाइनल डिसीजन लेते हैं क्या ये टेबल ऑप्टिमम है या नहीं. दैट डिसीजन कम्स फ्रॉम NER. Net evaluation, it says, so we are evaluating whether this table is optimal or not. This is calculated as z minus c. ये जो ऊपर हमने z रो फाइंड करी, जो c रो फाइंड करी, इन दोनों के डिफरेंस से हमें मिलेगी वैल्यूज ऑफ NER. फर्स्ट वाले कॉलम में, मतलब x के कॉलम में z वैल्यू वॉज 4, c वैल्यू वॉज minus 9m. तो 4 minus minus 9m. That means the NER will be 4 plus 9m. Y की वैल्यू 5 minus minus 2m. So it will be 5 plus 2m. Then 0 minus 0. This will be 0. 0 minus m. So this will be minus m. 0 minus minus m minus minus m, मतलब minus m plus m, so we'll have 0. देखो f point compute, g point compute NER is equal to z minus c. ये दोनों का डिफरेंस लेके हमने NER कैलकुलेट कर लिया. Next, select maximum positive NER, maximum positive NER for maximization objective. अगर ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन है तो इन सारे NERs में से जो हाईएस्ट होगा, बिगेस्ट, दैट इज द हाईएस्ट पॉजिटिव, वो हम सिलेक्ट करेंगे.
Whereas अगर ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन है तो इन सारे एनियाज में से जो वर्स्ट नेगेटिव होगा, लीस्ट विल बी वर्स्ट नेगेटिव। अभी हमारे पास सिर्फ ये एक ही नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है। अगर मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता ना, उस केस में हम देखते कि एक से ज़्यादा हमें नेगेटिव्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल का यहाँ पर कोएफिशिएंट -m नहीं +m हो जाता। सो व्हेन इट वुड हैव बीन +m, ये सारे हमारे चेंज हो जाते हैं साइंस। जो इधर -9m है वो +9m हो जाता। फिर जब उसको आप डिडक्ट करते तो वो यहाँ पर -9m आता। इसका सिंबल चेंज होने की वजह से यहाँ पर सारे सिंबल्स चेंज हो जाते हैं। सो वी वुड हैव गॉट मेनी नेगेटिव फिगर्स। अगर मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता है, हम NER में से वर्स्ट नेगेटिव सिलेक्ट करते हैं। बट अगर ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन होता है, जो हमारा है, तो वी विल सिलेक्ट द हाईएस्ट पॉजिटिव NER। हाईएस्ट पॉजिटिव NER इनमें से किस में है? फाइव प्लस 2m या 4 + 9m? 4 + 9m। m इज इंफिनिटी। m इज इंफिनिटी। तो 4 और 5 के डिफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का डिफरेंस है उधर। यहाँ पर 9 टाइम्स है इंफिनिटी, यहाँ पर सिर्फ 2 टाइम्स ही है। सो डेफिनेटली दिस इज ग्रेटर। तो हम सिलेक्ट करेंगे इसको, द हाईएस्ट पॉजिटिव। इसको हम बोलेंगे हमारा की कॉलम। ये जो पूरा कॉलम हो गया, ये हो गया हमारा की कॉलम। ओके, की कॉलम जिस वेरिएबल का है, x का है ये की कॉलम। ये जो की कॉलम है वो x का है। हम बोलते हैं नेक्स्ट वाला जो सिंप्लेक्स टेबल बनेगा, जो सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल होगा, उसमें ये x विल नाउ बी अ प्रोग्राम वेरिएबल। जिस कॉलम का की कॉलम आया है ना, हम बोलते हैं दिस इज एन इनकमिंग वेरिएबल। वी राइट इन आवर डिसीजन ऑल्सो एज इन x हमारा इनकमिंग वेरिएबल होता है। इनकमिंग वेरिएबल मतलब अभी अगर हम देखें तो प्रोग्राम वेरिएबल में x नहीं है, बट इन द नेक्स्ट टेबल, नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल जो होगा, उसमें इन दोनों में से किसी एक की जगह x होगा। दिस वुड बी द इनकमिंग वेरिएबल। ये अब प्रोग्राम वेरिएबल में आएगा x, विच इज अ की कॉलम वेरिएबल। क्लियर है? तो ये तो पता चल गया हमें कि x यहाँ पर आएगा, लेकिन x की जगह कौन सा यहाँ से जाएगा वो भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। S1 जाएगा या A1 जाएगा, किसकी जगह पर x आएगा? सो फॉर दैट वी नाउ फाइंड आउट द रिप्लेसमेंट रेशियोज। देखो नेक्स्ट स्टेप, कंप्यूट रिप्लेसमेंट रेशियो RR इक्वल टू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय की कॉलम एलिमेंट। कंप्यूट रिप्लेसमेंट रेशियो इक्वल टू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय की कॉलम एलिमेंट। ये दोनों हमारे की कॉलम एलिमेंट हो गए। ये पूरा का पूरा कॉलम हमारा की कॉलम है, दिस एंटायर। पूरा ये हमारा की कॉलम है। इस कॉलम में ये दो एलिमेंट आ रहे हैं, इनको हम की कॉलम एलिमेंट बोलेंगे, जो की कॉलम के एलिमेंट्स हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस रिप्लेसमेंट रेशियो विच इज इक्वल टू, बोला गया है, इट्स क्वांटिटी डिवाइडेड बाय की कॉलम एलिमेंट। तो दोनों रोज में हम देखेंगे, दोनों रोज की रिस्पेक्टिव क्वांटिटी, उसको हम डिवाइड करेंगे बाय द रिस्पेक्टिव की कॉलम एलिमेंट। फर्स्ट रो में अगर देखें तो फर्स्ट रो की क्वांटिटी इज 10 और फर्स्ट रो के की कॉलम का एलिमेंट है 1। सो दिस विल बी 10 डिवाइडेड बाय 1। आया समझ में? 10 डिवाइड बाय 1 मतलब 10 ओनली। सेकेंड वाली रो में द क्वांटिटी इज 8, की कॉलम का एलिमेंट सेकेंड रो में है 9, सो वील हैव 8/9।
Okay. Next, select minimum non-negative replacement ratio and circle the key row. इन दोनों में से अब हमें सिलेक्ट करना है वो रिप्लेसमेंट रेशियो जो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, एंड अमंग दोज पॉजिटिव्स विच इज मिनिमम. अभी तो हमारे दोनों ही पॉजिटिव है. कभी कभी होगा कि 4 कांस्टेंट दिए हैं, 4 में से एक का रिप्लेसमेंट रेशियो नेगेटिव है, 3 का पॉजिटिव है. सो वी हैव टू सिलेक्ट ओनली अमंग दी पॉजिटिव्स. सिर्फ पॉजिटिव्स के ही बीच में से हमें सिलेक्शन करना है. ओके, नाउ इफ वील सिलेक्ट द फ्रॉम दीज, हमें सिलेक्ट करना है द मिनिमम पॉजिटिव, पर पॉजिटिव में भी मिनिमम नॉन नेगेटिव इट सेड. तो मिनिमम नॉन नेगेटिव विल बी दिस वन. 10 से ये छोटा होगा. दिस इज समथिंग इन डेसिमल्स. ओके, ये जो रो हो गई हमारी, दिस रो, द रो करस्पॉन्डिंग टू दिस सिलेक्शन, हम इसको बोलेंगे द की रो. दिस एंटायर रो विल बी द की रो. So replacement ratio gave us the key row. इस रो का जो करस्पॉन्डिंग वेरिएबल है A1, रो का करस्पॉन्डिंग, ये कॉलम का करस्पॉन्डिंग था, ये रो का करस्पॉन्डिंग. दिस रो इज रिप्रेजेंटेड बाय A1. ये जो वेरिएबल है हम बोलेंगे दिस विल बी नाउ द आउटगोइंग वेरिएबल. आवर डिसीजन विल बी आउट A1. इसका मतलब क्या, A1 अब प्रोग्राम वेरिएबल्स में से जाएगा और उसकी जगह x, द इनकमिंग वेरिएबल, विल नाउ कम. मतलब जो सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल बनेगा उसमें हमारे वेरिएबल्स होंगे S1 और S1 के बाद x. A1 चला जाएगा. क्लियर है? ऑलवेज रिमेंबर यू डू नॉट हैव टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल. मतलब ऐसा नहीं है कि अब x आ रहा है तो हम x को ऊपर लिख दें, S1 को नीचे लिख दें. जब भी सेकेंड टेबल बनेगा जो वेरिएबल्स ऑलरेडी हैं वो अपनी जगह पर ही रहेंगे. यहाँ पर S1 है तो ये S1 ऐसा ही रहेगा. जो जा रहा है उसी की जगह दूसरा आएगा. देयर शुड बी नो रीशफलिंग. इनका ऑर्डर हमें चेंज नहीं करना है. ओके, यहाँ तक कोई डाउट? Now the element which cuts or at which the key row and the key column, both of them intersect, is known as the pivot element. Pivot element. The element where the key column and the key row, both of them intersect. उसे हम बोलते हैं pivot element. पॉइंट जे एक बार फिर से देखते हैं. सिलेक्ट मिनिमम नॉन नेगेटिव रिप्लेसमेंट रेशियो एंड सर्कल की रो. हमने किया. इन केस द रिप्लेसमेंट रेशियो इज 0, इट शैल बी सिलेक्टेड एज मिनिमम नॉन नेगेटिव. अगर रिप्लेसमेंट रेशियो 0 आता है तो वो ही मिनिमम नॉन नेगेटिव होगा. ओके, लेकिन एक एक्सेप्शन है. अगर ये जो रिप्लेसमेंट रेशियो आ रहा है, इफ दिस कम्स एज -0, आगे लिखा हुआ है ये पॉइंट्स टू बी नोटेड में. अगर ये रिप्लेसमेंट रेशियो जो हमने फाइंड किया, इफ दिस कम्स एज -0, नॉट 0, इट कम्स एज -0. अगर ये -0 आता है, इन दैट केस हम इसको, ऑल्दो -0 इज इक्वलेंट टू 0, कोई फर्क नहीं पड़ता आप -0 बोलो, +0 बोलो या सिर्फ 0 बोलो. लेकिन अगर माइनस में आ रहा है, even though it is 0, we are not going to select it. हम इसको सिलेक्ट नहीं करते. We consider it to be negative only.